सही है। जब मैं बायोटेक पढ़ाता हूँ तो उसमें हम लोग देखते हैं जेनेटिक मेडिसिन या जेनेटिक मेडिसिन के बारे में देखते हैं, और इसमें या एक तरीके से चिकित्सा है तो मेडिकल की बात भी हो जाएगी, और ये इसमें जीन थेरेपी, जीन इंजीनियरिंग सब आते हैं। तो खराब जीन को सही करने की कमी को पूरा करती है, बिल्कुल। निर्मित विषाणुओं, लिपिड जैसे नैनो कणों का प्रयोग करके आनुवंशिक चिकित्सा के वाहक के रूप में किया था इनका प्रयोग, बिल्कुल। आनुवंशिक चिकित्सा संपूर्ण डीएनए अनुक्रम को बदल देती है, नहीं, जो खराब डीएनए होता है सिर्फ उसी को काटती छाटती है। तो 1 और 2 ये बहुत इजी है। थोड़ा सा भी आपको बायोटेक के बारे में पता होगा, बेसिक बात ये हो जाएगा क्वेश्चन। यंत्र अधिगम में मशीन लर्निंग में प्रयुक्त एलएलएम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एलएलएम्स निकटतम संभावित शब्दों के लिए प्रायिकताएं निर्दिष्ट करते हैं और तत्पश्चात सर्वोच्च प्रायिकता वाले शब्द को चुनते हैं, बिल्कुल। पहले वो गिरते हैं कि प्रोबेबल आंसर क्या होगा, उसके बाद उसमें से जो मोस्ट सुटेबल है उसको देते हैं। जैसे चैट जीपीटी हो गया, ये भी एलएलएम है, ये एआई जो है। एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल। एलएलएम पूर्वानुमान संबंधी त्रुटियों को न्यूनतम करने के लिए गणितीय इष्टतमीकरण या प्रोबेबिलिटी के माध्यम से डेटा का संसाधन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी नहीं बनाएंगे तो कैसे वो डेटा को कलेक्ट करेंगे और कैसे वो डेटा को फिल्टर भी करेंगे जो खराब डेटा है। एलएलएम निष्पक्ष निर्गम उत्पन्न करते हैं। देखिए ये बहुत डिबेटेड टॉपिक है, ठीक है। अगर ये लोग निष्पक्ष, कई बार क्या होता है कि एआई में जिस तरीके की आपने प्रोग्रामिंग की उस तरीके की प्रोग्रामिंग का वो लोग आंसर देते हैं कि नहीं देते हैं, तो ये निष्पक्ष वाला बहुत डिबेट वाला टॉपिक। इसी पे बात बात चर्चा होती है कि अगर मान लो एआई बनाने वालों ने किसी को सपोर्ट कर दिया, किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर दिया तो क्या होगा, या उन्होंने अपने एल्गोरिथम ऐसे बनाया कि एक पार्टी की फेवरेट आइडियोलॉजी बार बार आ रही है। तो ये अपने आप में एक चैलेंजिंग एक बात है, और एआई समिट में यही सब बातें होती है बार बार। इसके अलावा हम लोग स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि अति लघु रेडार अनुप्रस्थ परिच्छेद होता है और इन्हें रेडार अवशोषक पदार्थ से विलेपित किया जाता है। तो इसके लिए मुझे इंग्लिश ट्रांसलेशन एक बार देना पड़ेगा क्योंकि बहुत भारी भरकम हिंदी वर्ड लगा दिए इसमें। स्टेल्थ ऑब्जेक्ट्स आर वेरी स्मॉल रेडार क्रॉस सेक्शन और एंड दे आर कोटेड विद रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल, बिल्कुल सही बात है। अति सूक्ष्म है, अति लघु है, रेडार अनुप्रस्थ परिच्छेद, क्रॉस सेक्शन है ये, ठीक है। और रडार अवशोषक पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो ऐसे एब्जॉर्बेंट्स लगाए हुए हो जिससे रडार इनको फिल्टर न कर पाए या देख न पाए, तो बिल्कुल सही बात है। इसीलिए स्टेल्थ का मतलब होता है छिपना, जो रडार से छिप जाए, ठीक है। विशिष्ट आवृत्तियों का प्रयोग करके स्टेल्थ वस्तुओं का पता लगाया सकता है, बिल्कुल पता लगाया सकता है। स्टेल्थ वस्तुओं को मेटा पदार्थों से, क्योंकि इतना भी स्टेल्थ नहीं है कोई, ठीक है। अगर कोई डिफेंस में आगे जा रहा है तो काउंटर डिफेंस में भी लोग आगे जा रहे हैं। और ये विशिष्ट आवृत्तियां जो है वो एक्स बैंड हो गई, यूएचएफ हो गई, ये सब है। एक्स बैंड, यूएचएफ, वीएचएफ, ये मैं साइंस टेक में पढ़ाता हूँ अच्छे से। तो आप इतने भारी भरकम नाम से मत डरे, बस इतना जाने कि कोई भी अगर टेक्नोलॉजी होगी तो उसको पता लगाने के लिए भी एक टेक्नोलॉजी होती है। स्टेल्थ वस्तुओं का मेटा पदार्थों से विलेपित किया था ताकि विद्युत चुंबकीय विकिरण के प्रकीर्णन में वृद्धि की जा सके, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालेंगे स्टेल्थ पदार्थ से तो वो तो पकड़ा जाएगा तुरंत, है ना। तो इसमें आपको यहाँ पे आप देखेंगे कि रेडार यहाँ अवशोषक होता है, रेडिएटर नहीं होता है, तो ये दोनों अपोजिट स्टेटमेंट है, तो यहाँ से भी वो गलत साबित हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सी। आधुनिक विमानों में प्रयुक्त होने वाले ब्लैक बॉक्सों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हाँ, इसमें लाल पदार्थ स्पंद उत्सर्जित करने वाला एक बीकन होता है। देखिए इसमें आधुनिक विमानों के बारे में है, और जो मॉडर्न व्हीकल्स हैं उनमें रेड पदार्थ नहीं होता, उसमें अल्ट्रासोनिक का यूज होता है। तो ये लाल पदार्थ स्पंदन उत्सर्जित करने वाला बीकन नहीं होता, ये अल्ट्रासोनिक होता है, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक है तो ये रेड लाइट को स्पंदन करने वाला बीकन तो हो ही नहीं सकता है, और उनकी अंतर्जलीय खोज को सुकर बनाया जा सके। तो पहला तो गलत है, अंतर्जलीय खोज का मतलब अंडर वाटर होता है। वे कॉकपिट वॉइस और फ्लाइट डेटा दोनों को रिकॉर्ड करते हैं, बिल्कुल। इसको बोलते हैं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और इसको बोलते हैं फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, ये दोनों होता है। अहमदाबाद विमान के बाद ये क्वेश्चन फिर से बना है, अहमदाबाद में जो दुर्घटना हुई थी बोइंग वाले के बाद,
उनके मेमोरी यूनिटों के निर्माण में या तो जंग रोधी इस्पात या टाइटेनियम का उपयोग किया सकता है। बिल्कुल सही बात है, ताकि ये पानी में गले ना, तो ये केवल 2 और 3 होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल आंसर था इसका। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होता कि अगर ये अल्ट्रासोनिक होते, कई बार सुपरसोनिक होते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव होती है, आपको वेव्स के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो वेव फंक्शन है, स्पेक्ट्रम है, उस पे आप जो आधुनिक विमान है उसमें ऐसा क्या लगाएं कि उनकी खोज की जा सके, वो रडार से गायब ना हो। खास करके मलेशिया में MH370 के गायब होने के बाद, जो मलेशिया की फ्लाइट 2014 में गायब हुई, उसके बाद से ये और ज्यादा स्ट्रिक्टली देखा जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी संस्थाओं की भागीदारी। तो इन स्पेस बना इसीलिए है जिसके स्थापना निजी संस्थाओं की भागीदारी को आसान बनाने के लिए की गई। बिल्कुल, इसरो क्या कर रहा है, प्राइवेट लोगों को बुला रहा है कि आइए आप फंडिंग करिए और आप लोग थोड़ा स्पेस एक्सप्लोरेशन में हमारी मदद करिए। तो इसरो का ही एक सेंटर है ये इन स्पेस, या एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक ऑटोनॉमस है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में ऑटोनॉमस दर्जा मिला हुआ है इसको, या ऑटोनॉमस को बोलते हैं स्वायत्त। अग्निकुल कॉस्मोस ने विश्व में पहली बार 3D प्रिंटिंग रॉकेट का उपयोग करके उड़ान का प्रक्षेपण किया। ये सही, ये बहुत फेमस हुआ था, 2024 का करंट है ये। स्काई रूट इस एयर स्पेस ने GSLV के लिए तरल ईंधन, GSLV के लिए नहीं बनाया था, GSLV तो इसरो का है, सरकारी है ये। ठीक है, प्राइवेट क्या है, स्काई रूट का क्या है, गवर्नमेंट। इसरो ने बना रही, GSLV को बना रही इसरो। ये बनाया था विक्रम इंजन। तो थर्ड गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तो 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है ड्रोन स्वार्म्स। इसमें है, ये कमांड केंद्र के साथ संचार के लिए टेराहर्ट्ज बैंड आवृत्ति का प्रयोग करते हैं। ये टेराहर्ट्ज के बजाय एक स्पेशल वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं, ये टेराहर्ट्ज बैंड नहीं, रेडियो फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं। और ये एक्स बैंड भी हो सकते हैं, एस बैंड भी हो सकते हैं, एस बैंड भी हो सकते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी कई टाइप होते हैं, मैंने इसको स्पेस टेक में पढ़ाया था। झुंड में सम्मिलित कोई भी ड्रोन झुंड के अन्य ड्रोन के साथ संचार कर सकता है। बिल्कुल, क्योंकि ये स्वार्म है, झुंड बन के आ रहे हैं ये सब। झुंड में ड्रोन के हमले को रोकने के लिए GPS स्पूफिंग सामान्यतः प्रयोग में ले जाने वाली तकनीक है। बिल्कुल, GPS स्पूफिंग क्या करता है, स्पूफ करना का मतलब ये होता है किसी को बहका देना, या ये क्या करता है कि गलत तरीके से सिग्नल देगा, गलत जगहों की सिग्नल देगा, ताकि ये लोग डाइवर्ट होके और पकड़ जाए। ये पहलगाम के बाद जो स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक, उसमें यूज हुआ था खूब ये। ठीक है, तो फर्स्ट गलत है और सेकंड और थर्ड सही है, तो ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट, जीनोम इंडिया परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही है? HGP का भाग नहीं है ये। HGP तो 1990 से स्टार्ट, 1990s में डेवलप हुई थी, ये इंटरनेशनल वो प्रोजेक्ट था, ये इंडिया का अलग से प्रोजेक्ट था। यह परियोजना भारत सरकार के DBT द्वारा वित्त पोषित है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक। बिल्कुल सही है, क्योंकि जीनोम किसमें पढ़ा जाएगा, बायोटेक में ही ना। इसका मुख्य लक्ष्य भारतीय जनसंख्या की आनुवंशिक विविधता की सूची तैयार करना। बहुत इजी क्वेश्चन है 2 और 3, अगर आप नाम पे भी ध्यान से सुने हो, थोड़ा सा भी पढ़े। NQM के बारे में मैं अपनी साइंस की क्लास में बताता हूँ, जब हम लोग ICT पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल क्वांटम मिशन, ये 2023 में संभवतः लॉन्च किया गया था। मुझे ईयर एग्जैक्ट नहीं इसका याद है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 2023 में ही हुआ था ये। यस, 2023 में। और इसका उद्देश्य 50 से 1000 भौतिक क्यूबिट वाली क्षमता वाले मध्यवर्ती स्तर के क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना है। ये भी सही है। पहले 5 साल में, ये 8 साल के लिए था, ये 8 ईयर्स में, तो 23 से 31 में, लेकिन पहले 5 साल में 50 से 100 था। ये मैं क्लास में बताता हूँ। इसके कार्यान्वयन के अंतर्गत संपूर्ण भारत के शैक्षणिक व राष्ट्रीय अनुसंधान विकास संस्थानों में 4 हब की स्थापना की गई है, 4 विषयगत हब, थीमेटिक हब्स। बिल्कुल है, एक तो IISc में बना है, एक IIT मद्रास में बना है, और IISc चेन्नई बोलते हैं, एक IIT बॉम्बे में है, और एक IIT दिल्ली में है। ये 4 हब बने हैं, और ये चारों हब जो है ये अलग अलग थीम को पर्पज करते हैं। किसी में क्वांटम सेंसिंग होगी, किसी में क्वांटम कंप्यूटिंग होगी, किसी में क्वांटम मीटियोलॉजी होगी, किसी में क्वांटम डिवाइसेस के प्रयोग होंगे। तो ये चारों के चारों हब पूछा जाता है, तो ये पहला और दूसरा दोनों सही है।
एक और दो ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। डीप ओशन मिशन के बारे में कौन से कथन सही हैं? इसको मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग नहीं कर रही है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस करती है, या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय करती है, क्योंकि डीप ओशन मिशन, ओशन संबंधित जितना होगा ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय करती है, ठीक है। और मौसम विभाग का भी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ही मौसम विभाग को देखती है, इसी में आईएमडी है, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग। गहरे समुद्री खोज है तो 3 लोगों को ले जाने के लिए मत्स्य 6000 को डिजाइन किया गया, बिल्कुल। इस मिशन ये इसको आप लोग देखिए, साइंस टेक में जब आप मौसम विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं तो आपको ये करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था, डीप ओशन मिशन। और इस मिशन के अंतर्गत समुद्रयान एक परियोजना है, बिल्कुल समुद्रयान एक परियोजना है, और ये मैंड मिशन है, पहली बार पहला मैंड मिशन होगा ये भारत का, बहुत बड़ा, मत्स्य 6000, समुद्रयान भी। तो 2 और 3 सही है, पहला गलत है, ठीक है, बहुत इजी था ये। ध्रुव 64 DIRV या 5th इसको बोलते हैं, कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित तृतीय चिप है जिसका समग्र उद्देश्य भारत के लिए माइक्रो प्रोसेसर के निर्माण को समर्थ बनाना, बिल्कुल है। यह भारत का प्रथम घरेलू 1 गीगाहर्ट्ज 64 बिट, नाम में ही 64 लिखा है, माइक्रो प्रोसेसर, बिल्कुल सही है। देखिए D64 के बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें बताना चाहूंगा कि जो D64 है वो डिजिटल इंडिया RISC 5 प्रोग्राम का शॉर्ट नाम है, ये DRV4 उसके अंदर बना हुआ है। डिजिटल इंडिया या डिजी इंडिया में लिख दे रहा हूं, डिजिटल इंडिया RISC 5, इसके अंदर ये बात है कि भाई हम लोग माइक्रो प्रोसेसिंग में आत्मनिर्भरता कब स्थापित करेंगे। सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री देखिए, चाइना उस पे कब उसको बढ़ावा देने के लिए ताइवान पे अटैक करने को तैयार है, तो ताइवान में ये इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी किस्म की है, बहुत ही डेवलप्ड किस्म की है। इसके अलावा और भी हिस्टोरिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे कि क्यों ताइवान इसमें आगे और चाइना क्यों उसको कैप्चर करना चाह रहा है स्ट्रेटेजिक मतलब के लिए भी। लेकिन यहाँ पे आपको इंडिया ने इसमें कहा कि हमें इसमें आत्मनिर्भर बनना है, ठीक है, या घरेलू डिजाइन को हमें प्रमोट करना है। और यह भारत का प्रथम 1 गीगाहर्ट्ज 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर, और इसमें तीन चिप बने हैं, जो बाकी 2 हैं उनका नाम है तेजा, और एक है तेजस 32 और तेजा 64, और ये तीसरा है DIRV के 5th के अंतर्गत जो तीसरा चिप बना उसका नाम है ध्रुव 64। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, हाल ही में BIS ने बम निरोधक प्रणाली की परीक्षण मूल्यांकन के लिए एक राष्ट्रीय मानक प्रवर्तित किया, इसके संदर्भ में कौन से सही है? तो इस मानक को यही कहा गया, 2025 में हुआ था ये 19445, और रेशियो का लगता है जैसे आप लोग पढ़ते हैं ISO सर्टिफाइड, ISO 9001 2001 सर्टिफाइड ऐसे लिखा रहता है, तो ये BIS जब भी देता है ऐसे ही देता है। तो IS इसका मतलब इंडियन स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल नहीं है, ठीक है। इसके विभिन्न एजेंसियों के बीच उपकरण की अंतर संचालिता में सुधार होगा, बिल्कुल। अगर BIS इसको बता रहा है कि क्वालिटी वाला है, तो सिंपल सी बात है कि इंटरऑपरेबिलिटी होगी डिफेंस में भी, इसके अलावा स्पेस में भी और सारी चीजों में भी। और DRDO के TBRL द्वारा 30वें सेंट्रल साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट रूस के सहयोग से इसका विकास किया गया। ये इंडिजिनस है, ठीक है, इंडिजिनस, ये देसी है, इसमें किसी विदेशी की मदद नहीं ली गई है, तो ये 3rd ऑप्शन गलत हो जाता है। तो 1 और 2 C इसका आंसर है। एक्स का जन्म यूके में हुआ था, ये प्योर करंट अफेयर से 2025 का नोबेल प्राइज मिला था, एक फिजिक्स के प्रोफेसर थे, उनका नाम था जॉन क्लार्क, उनको मिला ये, और ये क्वांटम फिजिक्स में इनके योगदान के लिए मिला, क्वांटम फिजिक्स में। तो ये तो प्योर करंट अफेयर्स है, ये पढ़ के जाने की चीज थी आपके करंट अफेयर्स में, ठीक है। भारत में सेमीकंडक्टर संयंत्रों और उनके अवस्थानों में के निम्नलिखित युग्मों में कौन से सही सुमेलित नहीं? हालांकि इन लोगों को भी नोबेल मिला था, ठीक है, जो पहले वाले थे। जॉन क्लार्क को इसलिए हम आंसर मान रहे हैं क्योंकि अमेरिका में UCLA यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है, बर्कले में, वहां पे ये प्रोफेसर हैं, और ये पैदा हुए थे कैम्ब्रिज में। कैम्ब्रिज एक शहर है यूके में, वहां पे यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है, तो इसलिए इनका नाम ले रहे हैं। ये इजरायली हैं और सब लोग डिफरेंट हैं, नीचे वाले इजरायली है, C वाला ही सही है।
भारत में सेमीकंडक्टर संयंत्रों और उनके अवस्थानों में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग सही सुमेलित है? सीजी पावर, ये करंट अफेयर थे, लेकिन ये मैंने अपने करंट अफेयर्स में डील किया था इसको। ये सीजी पावर इंडस्ट्रियल सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, रेनेसस इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की साझेदारी में सानंद में बन रहा है। एक आनंद है गुजरात में, एक सानंद है, ये सानंद भी कुछ लोग बोलते हैं, आनंद, जैसे आनंद को आनंद बोलते हैं, ठीक है। टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड असम में ही है, बिल्कुल, ये भी उस करंट अफेयर्स में था। HCL और फॉक्सकॉन, ये ज्वाइंट वेंचर जो चल रहा है चिप के लिए, वो MP में ना होकर यूपी में है, जेवर में, NCR में, ठीक है। और सिक्सम प्राइवेट लिमिटेड ओडिशा में, भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में। तो इसमें से क्या सही नहीं सुमेलित है? सुमेलित नहीं है पूछा है, तो आंसर हमारा सी होगा। नेक्स्ट, स्वदेशी नवीन उच्च या हाई रेजोल्यूशन मौसम मॉडल भारत पूर्वानुमान प्रणाली, भारत फोरकास्ट सिस्टम, BFS के संबंध में कौन सा कथन सही है? पंचायत समूह के स्तर पर पूर्वानुमान सृजित करना, बिल्कुल। इसको बनाया है मोस्ट प्रोबेबली सीडेक ने, सीडेक या IMD में से किसी ने बनाया होगा। सीडेक मोस्ट प्रोबेबली है, एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, क्योंकि बनाने वाले का नाम अगर आपको पता हो जाता है तो आपके लिए थोड़ी सी चीजें आसान हो जाती हैं, ठीक है। बिल्कुल, IITM पुणे ने बनाया है, वही मैं कह रहा था, IITM पुणे। अगर ये आपके लिए, ठीक है, ये बनाया है IITM पुणे ने, IITM पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रियोलॉजी, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम संस्थान, पुणे में, और सीडेक भी पुणे में ही है। और सीडेक इसको टेक्निकल हेल्प भी देता है। इसका उद्देश्य पंचायत समूह के स्तर पर पूर्वानुमान सृजित करना है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये गांव में मौसम पूर्वानुमान, ताकि फसलें वगैरह और आपदा प्रबंधन की चीजों को सही किया सके। और IIT दिल्ली ने नहीं बनाया इसको, IITM पुणे ने बनाया है, ठीक है। इसके बाद आपका यहीं पे आपका साइंस टेक का क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाता है, साइंस टेक का पोर्शन। और कुल मिला जुला के आपकी UPSC CSC का जो एग्जाम था, जिसमें मैंने हिस्ट्री, इकोनॉमी और साइंस टेक के पोर्शन को डील किया, मैं इसको कहूंगा कि मॉडरेट से लेके डिफिकल्ट के बीच में है कहीं। और अगर आप इस बार दे रहे होते तो मैं आपसे यही कहता कि आप अगर थोड़ा सा भी स्मार्ट तरीके से अपनी प्रिपरेशन को मैनेज किए होते, जहां पे फैक्ट को आप अच्छे से ऑर्गेनाइज किए होते, उस फैक्ट को, हालांकि थोड़ा फैक्चुअल है मैं मानता हूँ, कॉन्सेप्ट में अच्छे से ऑर्गेनाइज किए होते और डिपार्टमेंट वगैरह ध्यान से देखे होते तो बहुत ही आसान होता। थैंक यू सो मच गाइज।